हेलो एवरीवन। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का फिर से एक नए वीडियो में। और आज हम हमारी जो एनसीईआरटी की बुक्स हैं उनमें 7th क्लास की ज्योग्राफी की बुक का पहला चैप्टर यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। यानी कि हम आज से 7th क्लास की बुक स्टार्ट कर रहे हैं। इससे पहले हम 6th क्लास की हिस्ट्री और ज्योग्राफी की बुक कंप्लीट कर चुके हैं। और आपने अगर अभी तक वो वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो वीडियो सबसे पहले जाकर देख लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला चैप्टर जिसका नाम है पर्यावरण। तो जो बुक है, बुक का नाम भी हमारा पर्यावरण है। तो इससे हमें समझ में आता है कि इस पूरी बुक में पर्यावरण के बारे में जितने भी उसके घटक हैं उसके बारे में चीज़ें बताई गई हैं। और आज का जो चैप्टर है वो पूरा पर्यावरण के बारे में ही होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी तो इसमें स्टार्टिंग में तो कुछ ऐसी खास बातें नहीं हैं जो हमारे एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हों। ये सिर्फ बच्चों को समझाने के लिए चीज़ें दी गई हैं। आप चाहें तो वीडियो पॉज करके ना आराम से पढ़ सकते हैं। हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो इधर है। यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो पर्यावरण है वो हमारे जीवन का मूल आधार है, क्योंकि हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल और खाने के लिए जो भोजन है और रहने के लिए भूमि, ये सारी चीज़ें हमें कौन प्रदान करता है? पर्यावरण ही करता है। और जो मानव है यानी कि हम लोग हैं वो इस प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करते हैं। जैसे जो कारों का धुआं होता है वो वायु को प्रदूषित करता है, और पानी जो है उसे पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है, और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं पर्यावरण को ज़रूर प्रभावित करती हैं। और कई बार जो प्रभाव है वो अनुकूल ना होकर प्रतिकूल होता है, और इससे हमारा जो पर्यावरण का संतुलन है वो भी बिगड़ जाता है। जो मानव है वो कार, मिल, कारखानों और बर्तनों का निर्माण करता है, और इस प्रकार से जो मानव है वो प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न है कि पर्यावरण क्या है। तो जो टीचर है वो अपने बच्चों को बता रहा है इस चैप्टर में कि जो भी हम अपने आसपास देखते हैं वो सब क्या है? पर्यावरण। यानी कि स्कूल, भवन, मेज, कुर्सियाँ, खुला मैदान, सड़क, कूड़ा, मेरे दोस्त यानी कि जो बच्चा है उसके दोस्त, ये सभी क्या है? हमारे पर्यावरण के अंग हैं। लेकिन इनमें से क्या है? कुछ वस्तुओं का निर्माण तो प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत हो गया, नदियाँ हैं, पेड़ हैं, और बाकी का निर्माण मानव ने किया है। जैसे सड़क मानव ने बनाई है, कार मानव ने बनाई है, कपड़े, किताब। ठीक है, तो हमारा पर्यावरण दो तरह की चीज़ों से मिलकर बनता है, एक तो प्रकृति और एक मानव निर्मित वस्तुओं से। अब यहाँ पर प्रश्न है कि जो हमारा पर्यावरण है वो क्यों बदल रहा है। तो हमारी ज़रूरतों के कारण ये बदल रहा है, क्योंकि हमारी जो ज़रूरतें हैं वो दिन प्रतिदिन क्या है? बढ़ती जा रही हैं। अब यहाँ पर आपको पिक्चर के माध्यम से पर्यावरण के घटक समझाने का प्रयास किया है। तो देखिए ये प्राकृतिक घटक हैं, ये हमारा पर्यावरण है, इसके घटक प्राकृतिक हो गया। प्राकृतिक में आपका जल आ गया, वायु आ गई, स्थल आ गया, इसके अलावा सजीव प्राणी, क्योंकि जो हम मानव की बात करें या पशु पक्षियों की बात करें तो उनको भी क्या है? प्रकृति ने ही बनाया है। तो जल मंडल, वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, ये सारी चीज़ें क्या हैं? हमारे प्राकृतिक पर्यावरण के घटक हैं। और अगर हम दूसरी तरफ मानव निर्मित घटकों की बात करें तो जैसे कोई भी बिल्डिंग्स हैं, पार्क हैं, पुल हैं, सड़क हैं, ये सारी चीज़ें क्या हैं? ये सारी चीज़ें मानव ने बनाई हैं। अब देखिए मानव क्या है? जैसे एक व्यक्ति है, फिर व्यक्ति से परिवार बनता है, और कई सारे परिवारों को मिलकर समुदाय, इसके अलावा शैक्षिक, धर्म, ये क्या है? आर्थिक, राजनैतिक, ये सारी चीज़ें क्या है? मानव ने ही बनाई हैं। तो इस तरीके से हम पर्यावरण के दो घटकों को मुख्य रूप से देखते हैं। अब क्या है? हमारी ज़रूरतों के कारण हम क्या करते हैं? प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। अब यहाँ पर दिखाया गया है जीवीय क्या है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे कोई भी पेड़ पौधे हो गए और जंतु हो गए। अजीवीय क्या है? जैसे निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल, जो भूमि है आप कह सकते हैं क्या है? सांस नहीं लेती है, निर्जीव है। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं
और प्रकृति इसको क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। तो आपका ये कॉन्सेप्ट यहाँ से क्लियर हो गया होगा कि पर्यावरण क्या होता है। यानी कि आप अगर इसे एक लाइन में समझें तो जो कुछ भी हमारे आसपास है वो सब क्या है, पर्यावरण है। और ये भी दो तरीके का हो गया, एक तो प्राकृतिक हो गया यानी कि जो मनुष्य नहीं बनाया है, दूसरा हो गया मानव निर्मित जो मनुष्य ने बनाया है। अब प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाली जीवीय और अजीवीय दोनों परिस्थितियां हैं। तो प्रकृति से जितनी भी चीज़ें मिलती हैं वो दो तरीके की हैं, जीवीय यानी कि पेड़ पौधे और जंतु, और अजीवीय जैसे स्थल। तो ये भी आपको यहाँ से क्लियर हो गया होगा। और मानवीय पर्यावरण की बात करें तो इसमें मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां और उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं शामिल हैं। अगर हम पर्यावरण शब्द की बात करें तो ये जो पर्यावरण शब्द है ये एनवायरनमेंट शब्द से बना है, यानी कि इंग्लिश में क्या कहते हैं इसे, एनवायरनमेंट। और ये जो एनवायरनमेंट है इसकी शब्द, ये इंग्लिश का शब्द है और इसकी उत्पत्ति हुई है किससे, फ्रेंच शब्द से। फ्रेंच शब्द कौन सा है, एनवायरोनेर या एनवायरोनेर। इसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। तो आपको यहाँ से पता लग गया कि एनवायरनमेंट शब्द किस शब्द से बना है। अब हम बात करते हैं प्राकृतिक पर्यावरण की। तो देखिए, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये सब क्या है, मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। और स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैवमंडल, इनके बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। अब इनके संबंध में कुछ और तथ्यों की जानकारी हम यहाँ पर प्राप्त करेंगे। जैसे पृथ्वी की जो ठोस परपटी है यानी कि ऊपर की जो परत है कठोर वाली, उसको कहते हैं स्थल मंडल। ये किससे मिलकर बनी है, चट्टानों से और खनिजों से, और मिट्टी की पतली परत से ढकी होती है। इसके अलावा पहाड़, पठार, मैदान, घाटी जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल भी होता है पृथ्वी के पास। और ये जो स्थलाकृतियाँ हैं ये महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती हैं। कौन सी स्थलाकृतियाँ, जैसे अगर हम पहाड़ या उनकी बात करें तो हम सोचते हैं कि सिर्फ पहाड़ ज़मीन पर ही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। महासागरों में भी पहाड़ पाए जाते हैं। अब आगे लिखा हुआ है कि स्थल मंडल वो क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि, मानव बस्तियों के लिए भूमि और पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है, और खनिज संपदा का भी एक स्रोत है, यानी कि हमें खनिज भी स्थल मंडल से ही मिलते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक पिक्चर में दिखाया गया है, ये ऊपर आपका वायुमंडल है, इधर जल मंडल है, स्थल मंडल है, और ये सारी चीज़ें जहाँ मिल रही हैं वहाँ क्या है, जैवमंडल है। अब जलमंडल की बात करते हैं। तो जल का जो क्षेत्र है उसे जलमंडल कहते हैं। अब जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर और विभिन्न जलाशयों से मिलकर जलमंडल बनता है और सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। वायुमंडल की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, और पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रखता है। तो आपको एक और पॉइंट यहाँ से मिलता है कि वायुमंडल को रोकने का या थामने का काम कौन करता है, तो जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है उसकी वजह से हमारा वायुमंडल स्थिर रहता है। अब सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी और हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है कौन, हमारा वायुमंडल। इसमें कई प्रकार की जो गैस हैं, धूल कण हैं और जलवाष्प हैं, ये सभी उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से क्या होता है, मौसम और जलवायु में भी परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं। अब जलमंडल की बात हो गई, स्थल मंडल की हो गई, वायुमंडल की हो गई, और अब बात करते हैं जैवमंडल की। तो पादप और जीव जंतुओं से मिलकर हमारा जैवमंडल या सजीव संसार, इसका निर्माण होता है। ये क्या है, पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ पर स्थल, जल और वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, यानी कि जहाँ पर तीनों मंडल मिलते हैं और जहाँ पर जीवन पाया जाता है उस जगह को, स्थान को जैवमंडल कहा जाता है। अब पारितंत्र, एक शब्द है यहाँ पर पारितंत्र। तो पारितंत्र क्या है, वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के भौतिक और रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं, और ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबद्ध है। तो वो तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ और पर्यावरण के साथ क्रिया करते हैं वो क्या है, हमारा पारितंत्र। अब आगे क्या है, यहाँ पर एक ताल का परितंत्र दिखाया गया है।
अब ये तो एक कहानी है जो कि बच्चों के लिए है, और यहाँ पर एक पॉइंट है हमारे लिए कि प्रत्येक वर्ष 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो आपको याद रखना है, वैसे तो आप सभी को पता ही होगा, लेकिन फिर भी आपके लिए यहाँ पर रिवीजन के तौर पर इसे दिया गया है। अब सभी पेड़ पौधे और जीव जंतु जो होते हैं वो मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं, यानी कि जितने भी पेड़ पौधे हैं या कोई भी जानवर हैं, पक्षी हैं या मानव है, ये क्या है, अपने अपने आसपास का जितना भी पर्यावरण है उस पर आश्रित है और एक दूसरे पर भी आश्रित हैं। और आपसी और अपने आसपास के पर्यावरण का बीच का संबंध ही क्या है, पारतंत्र, यानी कि इनका आपस में संबंध और पर्यावरण के संबंध, यही पर्यावरण के साथ जो संबंध है यही क्या है, पारतंत्र है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर और छोटे से ताल का भी एक पारतंत्र हो सकता है। अब यहाँ पर एक और शब्दावली है जिसमें लिखा है वस्तु विनिमय पद्धति। तो ये क्या होता है, वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि किसी एक व्यक्ति के पास चावल है, दूसरे के पास गेहूं है, तो वो उसे गेहूं दे देगा, उसके बदले दूसरा व्यक्ति उसे चावल दे देगा। धन का प्रयोग इसमें नहीं किया जाता है। विनिमय का अर्थ क्या होता है, अदला बदली, यानी कि आदान प्रदान करना, किसका, वस्तुओं का। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मानवीय पर्यावरण की। तो देखिए, जो मानव है वो अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें परिवर्तन भी करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उसका जीवन क्या था, सरल था, और आसपास की जो प्रकृति थी उससे उसकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थी। लेकिन समय के साथ साथ क्या हुआ, मानव की आवश्यकताएं बढ़ी, तो मानव ने पर्यावरण के उपयोग और उसमें परिवर्तन के तरीके सीख लिए। ठीक है, यानी कि उपयोग के तरीके और उसमें परिवर्तन करने के तरीके भी नए मानव ने सीखे। जैसे कि उसने फसल उगाना, पशु पालना, स्थायी जीवन जीना, ये सब सीखा। ठीक है, लेकिन पहले क्या होता था, उसे जंगलों से जो मिल जाता था वो खा लेता था, लेकिन धीरे धीरे उसने खुद से कृषि करना सीखा, फसलें उगाना सीखा, और पहिए का आविष्कार हुआ। इससे क्या हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ। हम देख चुके हैं कि वस्तु विनिमय पद्धति क्या है। व्यापार आरंभ हुआ। इसके अलावा क्या हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ, यानी कि व्यापार का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति आई, इससे क्या हुआ, बड़े पैमाने पर उत्पादन आरंभ हो गया। इसके अलावा परिवहन प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया, यानी कि तेज़ी से पूरे लोग आपस में एक दूसरे के साथ कनेक्ट होने लग गए। लेकिन क्या आप जानते हैं कि गर्मी में रसीला तरबूज और सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं? प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने और उसका उपयोग सीखना चाहिए। अब यहाँ पर बताया गया है कि एक मिज़ोरम की लड़की है नूरी, और वो अपने यहाँ की हरियाली की बात करती है। और खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे अपने घर मिज़ोरम आने को कहा। तो ये बताया गया है कि जो हमारे उत्तर पूर्वी राज्य हैं वहाँ पर अभी भी लोग प्राकृतिक वातावरण में रहना पसंद करते हैं। अब इसी के साथ हमारा ये चैप्टर यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसके क्वेश्चन हैं जो कि आप देख सकते हैं, और आज के चैप्टर में हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।